हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय स्टेडियम। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके जीआईसी, पीजीटी और आपके आश्रम पद्धति एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न कौन सा है कि इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग इज जीरो if the internal resistance of the coil is zero then the value of R will be। मतलब दिए गए परिपथ चित्र में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग शून्य है, यदि सेल की आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो तो आर का मान हमें बताना है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी शून्य है और आंतरिक सेल का प्रतिरोध जो है वो भी जीरो है, तो हमें आर कैपिटल आर की वैल्यू, इनकी प्रतिरोध की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम इसको एक पास मान लेंगे और इसको हम दूसरा पास मान लेंगे, ठीक है। तो दो एक पास ये हो गया, एक पास ये हो गया। तो पहले पास में यानी कि पहले पास में धारा और दूसरे पास में जो धारा होगी, यानी कि बंद क्लोज पास है और ये भी क्लोज पास है, तो पहले क्लोज पास में धारा और दूसरे क्लोज पास में धारा दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो बराबर होंगी तो इसमें देखते हैं हम, धारा बराबर होता है वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो हम देखेंगे वोल्टेज तो ये हमारा यानी कि ये हो गया हमारा 10 बटे रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ है, ये जैसे जुड़े हुए हैं ना, तो इसको ये सीरीज में हो गया, इनको ऐड कर देंगे 400 प्लस आर, ठीक है। तो 10 बटे 400 प्लस आर। अब इसको देखेंगे बराबर 2 बटे आर, 2 बटे आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी 10 की आर से यानी कि 10 आर और इसकी 2 से इधर कर देंगे 400 की 800 प्लस 2 आर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू जाएगी 800 बटे 8 और 8 से काट देंगे 800 को, तो कितना जाएगा 8 ही कम 8 और 00 यानी कि 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन डी है ये वाला हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये जो डी है ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर अगला। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट इज प्रोपोर्शनल टू, किसी भी द्विध्रुव के लिए x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान किसके समानुपाती होता है। तो हम बताना किसके समानुपाती होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में बेल आइकन दिखाई देगा उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन देखा 1/x और बी ऑप्शन देखा 1/x², सी ऑप्शन देखा 1/x की पावर 4 और डी ऑप्शन देखा 1/x की पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन हमें इसके मतलब इसमें करेक्ट होगा, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, इस वाले प्रश्न में, कि जो स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम किसी चीज को लटका देते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज हमने लटका दी स्वतंत्रता पूर्वक, तो उस पर जो है एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE ऊपर की ओर और नीचे की ओर mg लगेगा, यानी कि बाहर इसका mg। तो जो QE है वो ऊपर की ओर लग रहा है, एक नीचे की ओर, दोनों संतुलित हो जाएंगे, तो इसका मतलब दोनों किसकी ओर ये हो जाएगा QE = mg। तो जब हम QE = mg निकालेंगे, ठीक है नहीं, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो देखो इस सवाल में हमें क्या करना है, ऐसे सवाल में ये जब हम देखें किसी द्विध्रुव के लिए x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान हमें निकालना है, ठीक है, उसके समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है हमें बताना है। तो E = होता है 1/4πε0 2p/x की पावर 3, ठीक है। ये एक्सियल होता है, मतलब अक्षीय स्थिति में होता है, एक निरक्षीय स्थिति होती है, एक अक्षीय स्थिति होती है। तो अक्षीय स्थिति में कितना होता है कि E = 1/4πε0 2p/x की पावर 3। तो x की पावर 3 का 1/x की पावर 3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी E, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पर। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा ये करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट। अब अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए ट्रायंगुलर फॉर्म एज फॉलोज, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। मतलब 3 प्रतिरोधक एक त्रिभुजाकार आकृति में निम्न प्रकार से लगे हैं, ए तथा बी के बीच का प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो हमें किसकी बताना है, ए और बी के बीच का प्रभावी प्रतिरोध बताना है। ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन ये दे रखे हैं, ए ऑप्शन 45 ओम, बी ऑप्शन 34 ओम और सी ऑप्शन 41 ओम और डी ऑप्शन 32 ओम। देखो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल है ए और बी के बीच की बात हमें करनी है, ए और बी को हम खींच लेते हैं। जो खींचेंगे तो देखो ये वाला, ये जो 100 है और ये वाला जो 60 है, ये दोनों कैसे जाएंगे हमारे सीरीज में जाएंगे। तो इसमें जब सीरीज में निकालेंगे इनका जो हम प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 100 + 60 यानी कि 160 ओम। 160 ओम और ये 40 ओम कैसे हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और जब पैरेलल हो जाएंगे तो इससे हम पैरेलल निकाल लेंगे आर की वैल्यू, ठीक है। आर की वैल्यू पैरेलल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको R1 मान लें, इसको R2 मान लें, तो R1 × R2 बटे R1 + R2, ठीक है। R1 × R2 बटे R1 + R2 यानी कि 40 × 160 बटे 40 + 160। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा 40 × 160, नीचे जाएगा 40 + 160 कितना हो गया 200। तो 200 से जब हम भाग करेंगे तो देखो 2 जीरो कट गए, तो इधर तो बच गया, ऊपर बच गया 4 × 16 और नीचे बच गया 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 दूनी 4, तो 2 बच गया और ये हो गया देखो 16, 16 दूनी 32। तो इसका मतलब 32 ओम जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा, 32 ओम हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न।
अगले प्रश्न में क्या करा है, बहुत अच्छा प्रश्न, अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 10 ओम एंड 30 ओम आर पैरेलली कनेक्टेड इन ए सर्किट, यानी कि एक सर्किट से ये दोनों ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी, तो हमें इनका इक्विवेलेंट सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें वो बताना है। तो कौन सा होगा, देखो इसका ऑप्शन दे रखा है, ए हमारा 20 ओम, दूसरा 40 ओम और तीसरा 15 ओम और चौथा 7.5 ओम। बहुत अच्छा प्रश्न। देखो इसमें हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि हम ये कह रहा है कि कैसे पैरेलल है, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो सीधा सीधा हम ऑप्शन निकाल लेंगे। देखो A1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक है। 1/R1 की वैल्यू 10 हो गई, 1/R2 यानी कि R2 की वैल्यू 30 हो गई, तो 1/10 + 1/30, 30 हम ले लेंगे क्या LCM, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 यानी कि 3 प्लस इधर कितना हो जाएगा 1 यानी कि 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/30। तो इसको जब ऊपर पलटेंगे यानी कि ऊपर ले जाएंगे इसको, तो R = हो जाएगा 30/4। अब 30 को 4 से हमें क्या करना, डिवाइड करना है। तो जब हम 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा, तो बताइए 4 7 28 7, सीधे सीधा ऑप्शन लगा देंगे डी, तो कितना आ जाएगा 7.5 ओम, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है ना, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंसेस यानी कि 3 रेजिस्टेंस है, ईच ऑफ 4 ओम, यानी कि प्रत्येक कितना 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल से कनेक्टेड है तीनों, ठीक है। फिर ये कह रहा है द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स इज, यानी कि किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ये कहने की बात है इसकी। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो अभी जो ऊपर हमारा एक प्रश्न आया था, जैसे ये ट्रायंगल वाला था, इस प्रकार से मान लेते हैं ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, तो किन्हीं दो के बीच का निकालना है हमें। तो जब किन्हीं दो के बीच का हमें निकालना है, तो इसको भी मान लिया हमने 4 ओम, इसको भी मान लिया हमने 4 ओम और इसको भी मान लिया हमने 4 ओम, ठीक है। तो ए और बी की बात कर लेते हैं, इनके बीच का हम निकाल लेते हैं। तो देखो जब इसको खींचेंगे तो जैसे ये पैरेलल हो गए, तो सीरीज में हो गए, तो जैसे ये सीरीज में हो जाएंगे, तो 4 + 4 कितना हो जाएंगे 8 ओम, तो ये आ गया। अब 8 ओम और 4 ओम कैसे हो जाएंगे पैरेलल, तो पैरेलल हम लिखेंगे 1/4 + 1/8, 8 एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/8। क्लियर है ना, 3/8। तो उल्टा करेंगे यानी कि R = 8/3, तो 3 से हम उसको भाग कर देंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो देखो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा इसमें कौन सा आ जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो 3 से जब किसको भाग करेंगे, 8 को भाग करेंगे, तो देखो सीधे सीधे इसमें देखा है, हमें कुछ नहीं देखना, डी ऑप्शन में देखा 8/3 ओम, ठीक, यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है ना, ठीक। अब देखते हैं तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 कंडेंसर्स ऑफ कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैरड इच आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि सीरीज में कनेक्टेड है ये कैपेसिटर, ठीक है। द कॉम्बिनेशन विल हैव ए कैपेसिटेंस, मतलब 3 संघनित्र यानी जिसे हम संधारित्र कहते हैं, संधारित्र हैं जिसमें से प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोग की धारिता का मान हमें बताना है, ठीक है। तो इनकी संयोग की धारिता का मान, पहला ऑप्शन दे रखा है 9 माइक्रोफैरड, दूसरा दे रखा है 6 माइक्रोफैरड और सी ऑप्शन दे रखा 3 माइक्रोफैरड, डी ऑप्शन दे रखा 1 माइक्रोफैरड। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, तो ऐसे प्रश्न में फिर वही जैसे ऊपर की तरह हमने रेजिस्टेंस वाला सवाल किया था, तो रेजिस्टेंस की तरह हम इसको कर लेंगे सोल्व, ठीक है। तो लेकिन इसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में अगर सीरीज में दे रखा हो तो उसको लिख देते हैं R = R1 + R2, लेकिन इसमें अगर सीरीज में दे रखा हो तो इसमें हम जैसे उसमें पैरेलल लिखते हैं ऐसे यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर कैपेसिटर हमारे कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, तो उसको लिखेंगे 1/C = 1/C1 + 1/C2, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं भाई, 3 लगे हुए हैं, तो कितने का है, एक पहला तो वो है हमारा 3 माइक्रोफैरड का। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो सबकी वैल्यू हमारी भी 3 माइक्रोफैरड है और माइक्रोफैरड में निकलवा रहा है, तो सीधे सीधे रख देंगे, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, तो 3 एलसीएम, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 और 3 + 3/3 यानी कि कितना जाएगा 1, तो सी पलट देंगे तो 1 ही हमारा आंसर आएगा, तो 1 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा हमारा करेक्ट होगा, बिल्कुल। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या करा, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना ज्यादा है। तो देखो क्या कह रहा है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल इज 1.25 हेनरी if the current in the primary coil changes at the rate of 80 amperes per second then induced EMF in the secondary coil is, मतलब दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण 1.25 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 80 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से बहती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है।
देखो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। देखो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि इंड्यूज ईएमएफ की बात कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो इंड्यूज ईएमएफ जो होता है वो होता है E इक्वल टू कैपिटल M इंटू DI/dt, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात यहाँ कर रहा है, यानी कि अनोन्य प्रेरण की यहाँ पर बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अनोन्य प्रेरण की, ठीक है, ये बात कर रहा है। यानी कि ये M की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये 1.25 DI/dt। तो DI/dt का मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है, तो करंट कितनी है? 80 एम्पियर पर सेकेंड। तो 80 एम्पियर पर सेकंड यानी कि DI/dt की वैल्यू 80 हो गई सीधा, ठीक है नहीं, DI/dt की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब है कि 1.25 गुणा 80, इन दोनों की क्या कर देंगे हम? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो 100 वोल्ट आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो और कितना जाएगा? 100 वोल्ट। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है ना? बिल्कुल सीधा सीधा इसका आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या जाएगा? E इक्वल टू कैपिटल M इंटू DI/dt। कैपिटल M की वैल्यू 80 दे रखी है, DI/dt की ये दे रखी है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा 100 वोल्ट। अच्छा सवाल था, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल था ये, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हीलियम नियोन लेजर में H परमाणु का कार्य है। तो हीलियम नियोन लेजर में H परमाणु का जो कार्य है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखा है नियोन परमाणु का समन करना, ऑप्शन नंबर बी देखा है नियोन परमाणु को ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी रखा है ये कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है ये हमें बताना है। नियोन परमाणु का समन करना, या नियोन परमाणु को ऊर्जा प्रदान करना, या नियोन परमाणु को निष्क्रिय करना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को देखो करने के लिए क्या करते हैं, हमें कह रहे हैं कि हीलियम नियोन लेजर में हम परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि किसी भी हीलियम नियोन लेजर में हाइड्रोजन परमाणु नियोन परमाणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसको करते हैं? नियोन परमाणु को करते हैं। नियोन परमाणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? समन करना या ऊर्जा प्रदान करना? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बहुत अच्छा सवाल था ये। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा है। ये कह रहा है कि लेजर का मूल आधार क्या है, मतलब व्हाट इज फंडामेंटल बेसिक ऑफ ए लेजर। तो क्या है लेजर का मूल आधार क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है अवशोषण, दूसरा स्वयं उत्सर्जन, तीसरा प्रेरित उत्सर्जन, चौथा प्रकीर्णन। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को करने के लिए होगा प्रेरित उत्सर्जन, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। लेजर की बात कर रहा है, लेजर की, ठीक है। लेजर की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है आपको पता है, ठीक है। तो उसकी जो फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसमें स्टिमुलेटेड इमिशन आ जाएगा। क्या जाएगा? स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसकी फुल फॉर्म से ही हम इसको पहचान सकते हैं। क्लियर है ना? तो बहुत अच्छा सवाल था ये भी। अब देखो अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द फोकल लेंथ, एक फोकल लेंथ कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज एफ, इट मेक्स इमेजिनरी इमेज ऑफ साइज n टाइम दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज। मतलब कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, यह एक वस्तु का n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की लेंस से दूरी होगी, तो वस्तु की लेंस से हमें दूरी बतानी है। दोबारा समझ लो कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, यह एक उत्तल लेंस का n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की लेंस से दूरी होगी। तो एक हमारा ऑप्शन दे रखा है n-1 इंटू एफ, n+1 इंटू एफ, या n-1 अपॉन n इंटू एफ, या n+1 अपॉन n इंटू एफ। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? देखो आवर्तन क्षमता की अगर बात करें हम, तो आवर्तन क्षमता m बराबर होता है v/μ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम किसके बराबर रख देते हैं? n के बराबर। तो n अगर हम इसमें निकालेंगे तो हम देखेंगे कि v इक्वल टू हो जाएगा n न्यू, यानी कि n म्यू, ठीक है। v इक्वल टू n म्यू हो जाएगा। यहाँ से आवर्तन क्षमता की बात करें हम, आवर्तन क्षमता के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखो लेंस समीकरण जो होती है वो होती है 1/v, यानी कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कितनी होती है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, किसकी वो होती है इक्वेशन? ये होती है लेंस की, ठीक है। लेंस की इक्वेशन होती है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि v की वैल्यू हम देख रहे हैं। तो v की जो वैल्यू है v की वो कितनी रख रहे हैं हम यहाँ पर? v की वैल्यू रखेंगे n, कितनी रखेंगे? n u, ठीक है। n u रख देंगे v की वैल्यू। तो 1/n और माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जब इसको हम सोल्व करेंगे u की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो जाएगा n-1/n इंटू एफ। तो n-1 इंटू एफ, देखो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, n-1/n इंटू एफ, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, आप निकाल सकते हो आराम से। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस वीडियो का बहुत ज़्यादा खास प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि 2 निकोल प्रिज्म्स आर फर्स्ट क्लोज्ड एंड देन वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री, द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिटेड इज। मतलब 2 निकोल प्रिज्म पहले लंबवत स्थितियों में है, उनमें से एक को 60 डिग्री घुमा दिया जाता है, निर्गत प्रकाश की प्रतिशतता होगी। तो हमें निर्गत प्रकाश की प्रतिशतता बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 12.5, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 37.5, ऑप्शन नंबर डी 50। तो कौन सा ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट होगा? देखो इसमें हम क्या निकालेंगे,
प्रतिशतता हमें निकाली है निकोल प्रिज्म की। तो कितनी होगी, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है किसका, निकोल प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। ये सब लोग जानते हैं, I इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आई नोट यानी कि I की वैल्यू निकालनी है, तो आई नोट कोस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 का जो मान होता है वो हम रख देंगे। तो कितना होगा कोस 60 का मान, ठीक है, इसका स्क्वायर यानी कि कोस थीटा का स्क्वायर होता है, तो कोस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर तो कितना हो गया 1/4। तो इसका मतलब आई नोट ऊपर आई नोट अपॉन 4, कि अगर आप परसेंटेज पूछ रहा है यहाँ पर प्रतिशतता की बात कर रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 इंटू 100, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हमारा वो बी करेक्ट होगा। कौन सा होगा, बी करेक्ट, 25%। ठीक, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में देखो क्या कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, विवर्तन व अपवर्तन संकेत करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखो शॉर्ट वाले जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके जीआईसी के एग्जाम में, ठीक है। तो हमें किसमें बताना, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन इंडिकेट क्या करता है, तो हमें बताना क्या संकेत करते हैं भाई, तरंग प्रकृति को करते हैं, कण प्रकृति को करते हैं, या तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों को करते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट होगा, देखो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट होगा, तरंग प्रकृति को। परावर्तन और अपवर्तन में प्रकाश की जो किरण होती है वो आवर्ती परिवर्तित होती रहती है, उसकी क्या होती है, उसकी आवर्ती परिवर्तित होती रहती है, तो इसलिए क्या है, तरंग के रूप में बदल जाती है वो। तो क्या होगी, तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती है, किसको करती है, तरंग प्रकृति को। अच्छा सवाल है या नहीं, ठीक है, बोलो यस या नो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ यस या नो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्फेरिकल एब्रेशन इन ए लेंसेज इज ड्यू टू, यानी कि लेंसों में गोलीय विपतन का कारण है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि सीमांत किरणों के लिए उपाक्षीय किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होना। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कि उपाक्षीय किरणों के लिए सीमांत किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होना। ऑप्शन नंबर सी दे रखा अपवर्तनांक में रंग के अनुसार परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी दे रखा लेंस के तल पर अनियमितताएं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा, देखो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो पहला ही वाला करेक्ट होगा। कौन सा, ये वाला, यानी कि सीमांत किरणों के लिए जो उपाक्षीय किरणों की तुलना में फोकस दूरी क्या अधिक होना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो गोलीय, जब हम विपतन की बात करते हैं तो गोलीय विपतन का जो कारण होता है, ध्यान रखना, गोलीय विपतन का कारण पैराक्सियल किरणों के लिए, जो पैराक्सियल किरणें होती हैं उनके लिए बड़ी फोकस दूरी होती है, जबकि जो मार्जिनल होता है, यानी कि मार्जिनल किरणें होती हैं, एक तो होती है पैराक्सियल किरणें और एक होती है मार्जिनल किरणें। तो मार्जिनल किरणों के लिए तुलनात्मक छोटी फोकस दूरी होती है, किससे, जो पैराक्सियल किरणों की लिए जो होती है फोकस दूरी वो मतलब मार्जिनल किरणों के लिए तुलनात्मक छोटी फोकस दूरी होती है। कितनी होती है, छोटी होती है। इसका मतलब है कि मार्जिनल किरणों की फोकस दूरी अधिक होती है और पैराक्सियल किरणों की फोकस दूरी कम होती है, ठीक है नहीं। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सीमांत किरणों के लिए उपाक्षीय किरणों की तुलना में फोकस दूरी अधिक होती है। सीमांत किरणों के लिए, किसकी बात कर रहे हैं, सीमांत किरणों के लिए। तो सीमांत किरणें कौन सी हमारी, मार्जिनल है। तो मार्जिनल रे है, तो मैंने बताया ना एक पैराक्सियल होती है और एक मार्जिनल होती है। तो मार्जिनल की अधिक होगी और पैराक्सियल की कम फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब अपना देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, ये देखो लेंस, ये कह रहा है कि लेंस का अवर्णक समायोजन बनाता है, मतलब एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज प्रोड्यूस। तो पहला ऑप्शन दे रखा है काला व सफेद प्रतिबिंब, बी ऑप्शन दे रखा है रंगीन प्रतिबिंब, सी ऑप्शन दे रखा है प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा बहुत बड़ा प्रतिबिंब। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। देखो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, बहुत अच्छा सवाल है इसको, ठीक है, याद रखना। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जब भी लेंसों की बात आती है, कलर की, यानी कि यहाँ पर क्या था, समायोजन की बात आती है, अवर्णक समायोजन की लेंसों के, तो उसमें हम देखेंगे कि चूंकि अलग अलग रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है भाई, अलग अलग होती है। अलग अलग रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे भिन्न भिन्न रंगों का जो प्रतिबिंब है वो मुख्य अक्ष पर भी अलग अलग स्थान पर बनेगा या नहीं, ठीक है, यस या नो लिखकर बताओ। बिल्कुल ठीक, यस, ठीक है। तो यह समस्या जो होती है, यानी कि जो दोष है, ये इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और उसके कारण लेंस की फोकस दूरी, यानी कि भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। इसी दोष को दूर करने के लिए लेंसों का अवर्णक संयोजन किया जाता है। क्या कहता है, इसी को दूर करने के लिए जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जो रंगों की भिन्न भिन्न बनते हैं, अलग अलग फोकस दूरी पे बनते हैं, ठीक है, और उनका अपवर्तनांक जो है पदार्थ का वो भी भिन्न भिन्न हो जाता है, तो उसी के लिए हम देखते हैं कि अवर्णक संयोजन हम वहां पर लेंसों का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा इसमें भाई, ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट होगा। ये कह रहा है कि प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता है, यानी कि अपवर्तनांक प्रभावित नहीं होगा, ठीक है नहीं। जब ये अवर्णक का यूज कर रहे हैं इसके द्वारा प्रभावित नहीं होगा, अगर इसका हम यूज नहीं करेंगे तो प्रभावित होगा,
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लेंसों का वर्णक समायोजन करेंगे तो तब तो ये प्रभावित नहीं होगा, अगर समायोजन नहीं करेंगे तो तब ये प्रभावित होगा। तो इसका मतलब नहीं होता है जब इसका हम यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट। ठीक, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्या है, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस का है 6D इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए कॉनकेव लेंस ऑफ पावर -4D, व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। मतलब एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता 6D है, एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता शक्ति यानी कि -4D है के संपर्क में रखा गया है। इस संयुग्मन की प्रकृति तथा फोकस दूरी क्या है? तो हमें बतानी है इसकी फोकस दूरी क्या है। ठीक है, तो प्रकृति और फोकस दूरी हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कॉनकेव 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स 50 सेंटीमीटर, कॉनकेव 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स 100 सेंटीमीटर। देखो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे। तो संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी वो P बराबर P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू कितनी देखी है 6 और P2 की कितनी देखी -4। ठीक है, तो 6 और -4 को ऐड कर देंगे तो 6 - 4 यानी कि 2 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2 यानी कि 2D। अब ये कह रहा है फोकस दूरी की बात कर रहा है, तो फोकस दूरी हम जब निकालेंगे तो फोकस दूरी F इक्वल टू होता है 100/P। तो 100/P, तो 100/P की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ गई। तो 2 से डिवाइड कर देंगे 100 को, कितना आएगा? 50 आ गया। कितना आएगा? 50। और 50 जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? हमारी पॉजिटिव। जो 50 वैल्यू आई है यानी कि 50 जो वैल्यू आई है कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव के लिए आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो प्रकृति में पता चलेगी कॉन्वेक्स होगी। और सेंटीमीटर कितना? 50। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सी होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है, सवाल बहुत अच्छा था। अब देखो अपना अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन किया था। तो अपवर्तन के नियम का जो प्रतिपादन किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था, हाइगन ने किया था, या फिर न्यूटन ने, या स्नेल ने। तो देखो अपवर्तन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा है, इजी भी है बहुत ज्यादा। तो किसने किया था? भी स्नेल ने किया था। किसने किया था? स्नेल ने। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा? वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, स्नेल ने तो किया था। तो स्नेल का जो नियम है वो आपको पता है, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।